हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रीट का एग्ज़ाम आप सभी का फरवरी माह में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट क्लासेस लगातार चलाई जा रही हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक जरूर पहुंचाइए। ये जो नोट्स है, अगर आप इस नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेंगे तो सैंधव सभ्यता से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपके इस एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग जिस टॉपिक से अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। जी हाँ, क्या है टॉपिक? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में हमें जानना है। देखिए, किसी सभ्यता के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस सभ्यता का ये नाम क्यों पड़ा, अर्थात इसे सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा जाता है और कोई अन्य नाम इसका क्यों नहीं रखा गया। इन सभी विचारों को समझने के लिए, इनका उत्तर जानने के लिए हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है नामकरण। क्या है दोस्तों? नामकरण। जी हाँ, इस टॉपिक की हम लोग सबसे पहले ये विशेषता जानेंगे कि इसका नाम आखिर सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। चलिए आते हैं। पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। अत्यंत व्यापक का मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर ये विस्तृत सभ्यता थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इन्हीं नदियों के आसपास ये छोटे छोटे नगर विकसित हुए थे, इसीलिए इन्हें सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते थे। ठीक है, एक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। पॉइंट 2 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब ये लाइन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि कैसी सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है, सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर। जैसे मान लो ये सैंधव सभ्यता है तो ये उत्तर दिशा है, उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा, दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने दैमाबाद महाराष्ट्र जो दक्षिण में है, पश्चिम में सुतका गैंडोर बलूचिस्तान और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। ये वाली लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। यह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर, अर्थात जो ये वाली इसकी डिस्टेंस है ये कितनी है?
ये 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम ये वाली डिस्टेंस इसकी 1600 किलोमीटर तक थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल इसके ज्ञात किए गए। स्टार लगा लीजिएगा, स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी, ये घाटी है, टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। ये इस प्रकार से थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। याद रखिएगा। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में आया है, याद रख लीजिएगा इस टॉपिक को। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो समझ में आया, इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्यों है? क्योंकि सबसे पहला जो है हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखला दास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी, ये घाटी है, सही कर लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। जो मोहनजोदड़ो, इसकी जो खोज है वो 1922 में हो रही है, याद रखिएगा। रेडियो कार्बन 1480 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नवीन शोध के अनुसार ये सभ्यता होगा, यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। कितनी? 8000 साल पुरानी है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सर हम भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए कंकाल कहाँ है तो टेंशन नहीं लेना। मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा कंकाल किसी मानव के ही तो मिले होंगे। बिल्कुल जी हाँ, तो मानव का नाम रख दो मोहन। मोहन बस याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। भूमध्य सागरीय, ये सागरीय है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन तथा मंगोलाइड। याद रखिएगा। ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो कैसा था, आइए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली का होना। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक सड़क ऐसी है तो दूसरी ऐसी है, समकोण। देखिए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग का निवास स्थान रहता था। याद रखिएगा। और दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक
व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक आदि रहते थे, याद रखिएगा। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। सोचिए कितनी बेहतरीन जो है व्यवस्था थी वहाँ कि जो है नालियों को ढक कर के रखा जाता था। ठीक है, चलिए आजकल तो हमारे यहाँ नालियाँ भी खुली रहती हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है, पूछा जाता है। आगे बात करते हैं आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुओं के भी अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी। मान लीजिए कोई नगर है, इसके चारों ओर एक ऐसे रक्षा प्राचीर बनी थी जिससे इसकी चारों ओर से रक्षा की जा सके, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों, पशुदस्युओं मतलब जो हानिकारक पशु हैं उनसे लोगों को बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। इन दोनों पर स्टार लगा लीजिएगा। कई बार पूछा जाता है कि जो स्नानागार है वो क्या है? अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार क्या है? सबसे बड़ी इमारत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। तो अपवाद है ज़्यादा पूछा जाता है कि जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर जो है खुलते थे, गलियों में नहीं। तो लोथल याद रखिएगा। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात, इस प्रकार की जो ईंटें हैं वो ज़्यादा प्रचलन में थी। तो आपसे ये पूछता है उनकी लंबाई, मोटाई और चौड़ाई, इनका अनुपात पूछता है। तो लंबाई याद रखिएगा 4 थी, चौड़ाई 2 थी और मोटाई 1 थी। तो याद रखिएगा सबसे कम मोटाई थी, उसके बाद क्या थी? चौड़ाई थी, सबसे ज़्यादा लंबाई थी। ये रेशियो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें अदला बदली करके पूछ लेता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। आइए एक एक स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्थल है आपका हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले तो इसी की खोज हुई थी, इसी कारण उसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, कई बार बना है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है। नदी कौन सी है? रावी नदी का तट है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा गया है? हड़प्पा को। किसने कहा है? पिगट ने। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद, धर्म के कार्यों में संलग्न था, जुड़ा हुआ था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है, याद रख लीजिएगा। पूछा जाता है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा है? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना था उसे व्हीलर ने माउंट एबी, अंग्रेजी में माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अगला टॉपिक है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या चीज़ें हैं। इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। तो मोहन लटका था, कैसे लटका था, तो लरकाना याद रख लीजिएगा और सिंधु नदी के तट पर स्थित था, यह भी याद रख लीजिएगा। सर्वप्रथम इसकी खोज राखलादास बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। डेमोक्रेटिक जो है यहाँ शासन व्यवस्था देखने को मिलती थी। स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। स्टार लगा लीजिएगा। पूछते हैं दो कौन सी धातुएं हैं जिनको मिला करके कांसा बनाया जाता था, तो जब तांबा और टिन इन दोनों को जोड़ देते थे तो इससे बन जाता था कांसा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा चहुंदड़ो। आइए देखते हैं, यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, याद रख लीजिएगा। चाहुंदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चाहुंदड़ो से मिले हैं। अब सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे याद रखें, तो भैया वक्राकार ईंट कुछ ऐसी होगी, ऐसी ही होगी। जी हाँ, और सी से ही क्या होता है, चाहुंदड़ो होता है। तो याद रख लीजिएगा, चाहुंदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चाहुंदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झूकर झांगर के अवशेष मिले हैं। स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है। आगे बात करते, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज किया है, याद रख लीजिएगा। अगला आपका है लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में किया था, याद रख लीजिएगा। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्रोत था। स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। मान लीजिए ये नगर है तो एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये हो जाता है, मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो ये जरूर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सर हम भूल जाएंगे तो याद रख लीजिएगा, राखी नष्ट नहीं होती, या ठीक है, राखी नष्ट नहीं होती, ऐसे कोई ट्रिक बना लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेव रहेगा। ठीक है, चलिए। अगला टॉपिक है आपका कालीबंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए जानते हैं। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो पहले तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, इसका अर्थ ही पूछता है क्या है। ठीक है, चलिए। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1961 ईस्वी में बीबी लाल और V.K. थापर के निर्देशन में इसकी व्यापक खुदाई हुई थी, याद रख लीजिएगा। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
भवनों के निर्माण कच्ची ईंट द्वारा, यहाँ से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है, तो अलंकृत ईंट का साक्ष्य ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि सरकार हेतु 3 विधियां थी। पूर्ण समाधिकरण, जैसे मान लीजिए ये कोई शव है, पूरा ढक दिया गया। आंशिक समाधिकरण, इसका थोड़ा सा समाधि बनाया गया। और दाह संस्कार, इसको जलाने का भी प्रमाण यहाँ मिलता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका टॉपिक है दोस्तों बनावली, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 में R.S. विस्ट ने की थी, याद रख लीजिएगा। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जल निकास प्रणाली का अभाव था। मिट्टी का बना हल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है। बनावली से सर्वाधिक मात्रा में जौ मिला है। क्या मिला है? जौ मिला है। तो सर हम भूल जाएंगे सर्वाधिक जौ, भैया जौ कहाँ होगा? वन में होगा, याद रहेगा हमेशा। जौ कहाँ होता है? वन में होता है, बनावली। धौलावीरा, ठीक है। चलिए धौलावीरा पर आते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाले सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है, याद रखिएगा। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। तो आपसे पूछा जाता है कि नगर 3 भागों में विभाजित कहाँ थे? तो धौलावीरा में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान मिला है। स्टार लगा लीजिएगा इस पर, कई बार पूछा जाता है खेल का मैदान कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। सर भूल जाएंगे, धौला मतलब दौड़ा, दौड़ा मतलब दौड़ा, मतलब कहाँ दौड़ा? मैदान में दौड़ा, याद हो जाएगा ना, खेल का मैदान, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है भैया, सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तु में स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहीं पर हमने समेट दिया है कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, आपको कहीं जाना नहीं है, सारी चीज़ें यहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, पीतल की कगाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी, गेहूँ जौ के दाने, भैया जौ कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी जो है कहीं कहीं गलती हो गई है। अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य और तांबे का पैमाना मिला है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, आइए देख लेते हैं। बृहत स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांस्य के नर्तक की जो है राजमुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, याद रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला है चौहनदोड़ो, देखते हैं क्या क्या चीज़ें, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि के साक्ष्य चौहनदोड़ो से मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं। लोथल की बात करते हैं, स्टार लगा लीजिएगा। लोथल क्या है आइए जानते हैं। लोथल क्या है? बंदरगाह था, धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उपयोग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है। सुरकोटदा से याद रख लीजिएगा, घोड़े की अस्थियां, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह, ये वाला तो कई बार एग्जामों में आया हुआ है। बनावली पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बनावली, हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाणाग्र मिले हैं। तो ये वाला पूछा जाता है कि तांबे के बाणाग्र कहाँ से मिले, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्थल की बात करेंगे, नदियों के नाम बात करेंगे, उत्खननकर्ता बात करेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। चलिए सबसे पहले आपको जानना है हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने ये टाइम पीरियड दिया है, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मोहनजोदड़ो, सिंधु, राखलादास बनर्जी,
सिंध का लरकाना जिला पाकिस्तान। चाहुंदड़ो सिंधु नदी अर्नेस्ट मेके सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगा घग्गर नदी बीबी लाल थापर बीके थापर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कुर्दिजी सिंधु फजल अहमद खान पाकिस्तान का सिंध प्रांत। रंगपुर भादर SR राव गुजरात का अहमदाबाद जिला। रोपड़ सतलज यज्ञदत्त शर्मा जो है पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा SR राव गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन यज्ञदत्त शर्मा उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुक्का गैंडोर दास्क खोज और अलस्टाइन पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनावली सरस्वती RS बिस्ट हरियाणा का फतेहाबाद जिला। धौलावीरा JP जोशी आर्य बिस्ट गुजरात का कच्छ जिला, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे हड़प्पाई लिपि की। यहाँ भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक अक्षर हैं, जो सिलखड़ी की आयताकार मुहरों तांबे की गुटकाओं पर आपको देखने को मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था। 1923 में जो है पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस लिपि या जो इसकी लिपि है वो पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पद्धति के बारे में क्या कहा जाता है, इस पद्धति को बुस्टाफोर्डन कहा गया है और सबसे ज़्यादा यू आकार का चित्र मिला और मछली के चित्र आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हमारे लिए अगले टॉपिक की, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ सिंधु पीपल। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। बात करते हैं समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। समाज में विद्वान पुरोहित योद्धा व्यापारी श्रमिक वर्ग भी मौजूद थे। आगे बात करते हैं आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को भी दर्शाती है, क्योंकि नगर में आपको पता है ना 2 भागों में विभक्त थे। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा भी मिली है, याद रख लीजिएगा। चाहुंदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार की वस्त्रों का प्रयोग करते थे, याद रख लीजिएगा। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन भी करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की भी जानकारी रखते थे, याद रख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा थे, याद रख लीजिएगा। इनका युद्ध में विश्वास कम था। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने यह दास प्रथा को स्वीकार किया है कि यहाँ दास प्रथा मौजूद थी। राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था, याद रख लीजिएगा। बात करते हैं आर्थिक जीवन की, इकोनॉमिक लाइफ की। सिंधु सभ्यता की उन्नति का एक प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही नहीं सीमित था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी इसका व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभास पाटन थे, याद रख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा नाप तौल की इकाई 16 के गुणज में होती थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे, याद रख लीजिएगा। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन अथवा सिंडोन नाम दिया। ये लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं है और जौ था, याद रख लीजिएगा। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला है।
संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कृषि उन्नति के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर, कुत्ते आदि होने का अनुमान है। ठीक है, चलिए। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, याद रख लीजिएगा। धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। धार्मिक जीवन, सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। तावीज़ों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करते थे तथा कुछ जगह की मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है अग्नि तथा स्वास्तिक का जो है इनका उपयोग पूजन में होता था। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक माने गए हैं। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव काल से ही है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना गया है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है, आइए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह इसके पतन के एक कोई प्रमुख कारण नहीं है। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह, ठीक है, पतितोन्मुखी, ठीक है, ये पतितोन्मुखी होगा, गलत लिख उठा है, सही कर लीजिएगा। अतः द्वितीय शताब्दी ईस्वी के पूर्व मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। पतन से संबंधित विद्वानों के कुछ मत हैं, आइए जान लेते हैं क्या क्या कहते हैं विद्वान। गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर कहते हैं कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से, ठीक है। जॉन मार्शल अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव कहते हैं बाढ़, इसी से ज़्यादातर लोग इसी को मानते हैं, ठीक है। ऑरल स्टाइन और अमलानंद घोष कहते हैं जलवायु का परिवर्तन, और एस.आर. सैनी कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता, और के.यू.आर. कैनेडी कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है, चलिए। सैंधव सभ्यता की देन क्या है, याद रख लीजिए। सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें, नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक, चक्र आदि प्रतीक के रूप में, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा सैंधव सभ्यता का टॉपिक था। इस टॉपिक को हमने बहुत ही आराम से कवर करने का प्रयास किया है। कम समय में ये टॉपिक हम आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवा दें। अगर ये आपको नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, आपको ये नोट्स का PDF फ्री में मिल जाएगा, बिना किसी चार्ज के मिल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाकी आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। हम भी आपके लिए एक एक टॉपिक चुन चुन कर लाते रहेंगे, जहां से आपके एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को ना मिले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।